दोस्तों ट्रांसफॉर्म लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऑनलाइन काउंसलिंग कोर्स जो है इफेक्टिव काउंसलिंग स्किल्स ऑनलाइन कोर्स। ये एक सर्टिफाइड कोर्स है ऑनलाइन। ये कोर्स कवर करेगा सारे स्किल्स जो रिक्वायर्ड है आपको काउंसलिंग करने के लिए। और इस कोर्स के जो काउंसलिंग स्किल्स जो आप लर्न करेंगे आप यूज़ कर पाएंगे आपके होम में, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ में उन्हें काउंसल करने के लिए। जब भी उन्हें आपके रिक्वायरमेंट हो काउंसलिंग के लिए, आप अपनी वर्क प्लेस पे हेल्प कर सकते हैं लोगों को उनके इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए। आप अपने बच्चों के साथ काउंसलिंग स्किल्स यूज़ कर सकते हो, एज अ टीचर आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप एक एकेडमिक काउंसलर हो तो भी आप ये स्किल्स को यूज़ कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात इस कोर्स की है, ये कोर्स सीखना बिल्कुल ही फ्री है। किसी को भी ये कोर्स सीखने के लिए कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो इस कोर्स का सर्टिफिकेशन है जो आएगा ट्रांसफॉर्म लाइफ एकेडमी की तरफ से, वो ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कि आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है एक स्किल सीखने के लिए और आपको उसका वैलिडेशन, एक सर्टिफिकेशन चाहिए, तो आप ऑन डिमांड सर्टिफिकेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हो एट अ वेरी 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 नॉमिनल फीस। और आप विजिट कर सकते हो मेरी वेबसाइट जो है www.lifecoachgurpreetsingh.com। तो दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह, मैं हूं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच, सर्टिफाइड इन NLP स्किल्स, सर्टिफाइड इन एक्सेस बार, सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट। और मैं आपके लिए लेके आया हूं ये कोर्स जो एक सर्टिफाइड कोर्स है। आप ये ऑनलाइन कहीं पर भी आपके घर से बैठकर इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों काउंसलिंग जब हम इस वर्ड के बारे में सुनते हैं तो इस कोर्स को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करके रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी जो मेरी ऑडियंस है और ऑनलाइन भी जो ऑडियंस है इंडिया में, वो हिंदी ज़्यादा समझती है। पर कुछ टर्मिनोलॉजी जो इंग्लिश में है और जो हम जो सिलेबस है उसे जब भी हम डिक्टेट करेंगे, रीड करेंगे, तो वो हम इंग्लिश में रीड करेंगे, बाद में हम उसे हिंदी में इंटरप्रेट करेंगे। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि काउंसलिंग क्या होती है। तो काउंसलिंग की डेफिनेशन है, काउंसलिंग इन्वॉल्व्स लिसनिंग। तो सबसे पहली चीज़ है कि काउंसलर जो है, अगर काउंसलर का आप सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक कहोगे तो वो है कि वो एक गुड लिसनर होता है। दूसरा, काउंसलिंग इज सपोर्टिंग पीपल एंड एम्पावरिंग देम टू फाइंड देयर ओन सॉल्यूशंस। काउंसलिंग जो होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि काउंसलिंग इज नॉट एडवाइस गिविंग। तो लोग ये सोचते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे काउंसल किया, मैंने अपने फ्रेंड को काउंसल किया, मैंने किसी को एडवाइस दी। तो एडवाइस देने का मतलब होता है आपकी लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस पहले आया था, आपने आपके समय में कुछ ऐसा डिसीजन लिया उस टाइम पे जो आप अपने फ्रेंड या किसी पर्सन को गाइड करते हो सिमिलर डिसीजन लेने के लिए, पर उस टाइम पे आपके लिए जो सही था वो ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए वो चीज़ सही हो। तो इसलिए जो काउंसलिंग है वो ये जानती है कि हर एक पर्सन एक्सक्लूसिव है, हर एक पर्सन की जो प्रॉब्लम है वो एक्सक्लूसिव है और उसका सोल्यूशन भी एक्सक्लूसिव होना चाहिए। आप अपनी लाइफ का जो सोल्यूशन है वो किसी और के ऊपर थोप नहीं सकते। तो इसलिए काउंसलिंग हेल्प करता है एक पर्सन को एम्पावर करने के लिए। उस पर्सन को एम्पावर मतलब उस पर्सन को पावर दे देता है कि डिसीजन है वो वही पर्सन बनाएगा और वो अपने खुद के सोल्यूशन खुद तलाश करेगा। आप उसे ये नहीं बोलोगे कि तेरी प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो सकता है। आप उसे पर्सन को धीरे धीरे सोल्यूशन की तरफ धक्का देते देते उसे खुद डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्रिएट कर लोगे। नेक्स्ट है कि काउंसलिंग क्या क्या प्रोवाइड कर सकती है फॉर मेन एंड वुमेन, फॉर एवरीवन, फॉर ऑल द क्लाइंट्स। पहला है कि अ सेफ प्लेस टू बी हर्ड, ठीक है, जहां पर पर्सन अपनी सारी स्टोरी कह सकता है। एक सेफ प्लेस, ठीक है। अगर आप कहाँ पे कैफेटेरिया में बैठ के किसी से बात कर रहे हैं, कोई फ्रेंड के साथ कहाँ पे चिट चैट कर रहे हैं चाय पीते पीते, तो एक सेफ प्लेस नहीं है, वहाँ पे प्राइवेसी नहीं है। बहुत सारे लोग आपकी प्रॉब्लम्स को, आपके इश्यूज को सुन सकते हैं। तो काउंसलिंग एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे आपको एक सेफ प्लेस मिलती है। सेकेंड है अ वे टू अंडरस्टैंड ओन डिस्ट्रेस। तो काउंसलिंग के थ्रू सामने वाला पर्सन आपको अंडरस्टैंड करने के बजाय वो आपको इस एबल बनाता है कि आप अपने आप को और अपनी प्रॉब्लम्स को खुद अंडरस्टैंड कर पाए। थर्ड है एक ऐसा पर्सन आपको मिल पाता है जो आपको ब्लेम नहीं करेगा, जज नहीं करेगा। समझो आपने कोई मिस्टेक की, आपने अपने घर में चोरी की, या आपने किसी पर्सन का दिल दुखाया, या आपने अपने पार्टनर को मे बी चीट किया, या मे बी आपने किसी को बैड वर्ड्स बोले, या कोई भी एक मिस्टेक की इसके बारे में आप अगर अपने फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स को बताते हैं तो इमीडिएटली वो कहेंगे यार ये तूने बहुत ज़्यादा गलत किया, ये सही नहीं किया। वो आपको जज करने लग जाएंगे, आपको टैग देने लग जाएंगे, ठीक है, और वो आपको एक अलग पिक्चर आपकी पेंट करने लग जाएंगे। तो इसलिए काउंसलिंग के अंदर ब्लेमिंग नहीं होता, जजमेंट नहीं होता। क्यों?
क्योंकि ब्लेमिंग और जजमेंट से गिल्ट आने के 100% चांसेस होते हैं, और अगर पर्सन गिल्टी हो जाए, एक बार पर्सन गिल्ट फील करे तो वही मिस्टेक वो बार बार दोहराता है। इसलिए काउंसलिंग के थ्रू वो पर्सन की जो मिस्टेक हो वहीं पे उसे एंड करने के बारे में सोचा जाता है। अगला है कि रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टफुली, ठीक है। आप कोई भी हो, आपने कुछ भी किया हो, आपने कोई भी बैड डिसीजन बनाए हो, लेकिन आपको रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हैं। वैलिडेशन ऑफ फीलिंग्स, तो जो जो आप चीज़ें फील करते हो अपने अंदर, जब आप अपने फ्रेंड को बताते हो कि मैंने ऐसा किया या मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो वो उन्हें लग सकता है कि जो आप फील कर रहे हो वो सही फीलिंग्स नहीं है, या ऐसा आपको फील करना ही नहीं चाहिए, या वो पूरी तरीके से आपकी फीलिंग्स को नेगेट भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक काउंसलर के साथ बैठ के बात करते हो तो आपको लगता है, आप फील करते हो, जो राइट भी है, कि जो आप फील कर रहे हो वो एक्सक्लूसिव फील कर रहे हो, वो कोई और फील नहीं करेगा, और आप जो फील कर रहे हो वो फील करने में कोई भी हर्ज नहीं है, कोई भी गलत बात नहीं है। नेक्स्ट है कि वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है प्रैक्टिकल ऑप्शंस, ठीक है। जब आप कोई प्रॉब्लम में होते हो, आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है, तो उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल, इलॉजिकल हो जाते हो, इरेशनल हो जाते हो, कुछ ऐसे एक्शंस ले जाते हो जो बाद में रिपेयर करना मुश्किल होता है। पर अगर आप एक काउंसलर से बात करते हो तो आप प्रैक्टिकल डिसीजंस ले सकते हो, आप सोच समझ के, वे करके, प्रॉस एंड कॉन डिसीजन ले सकते हो, हड़बड़ी में डिसीजन आप नहीं लेते। तो काउंसलर आपको इसलिए भी हेल्प करता है कि आप सही डिसीजन सही टाइम पे लो। नेक्स्ट है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है सॉल्यूशन पाने की। तो यहाँ पे किसी एस्ट्रोलॉजर की तरह या किसी और टैरो कार्ड रीडर की तरह आपको जो काउंसलर है वो कोई सॉल्यूशन नहीं देगा आपकी प्रॉब्लम का, बिल्कुल भी नहीं देगा। वो आपको बताएगा कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आप उसे एक्नॉलेजमेंट कर रहे हो, आपके सामने यही एक्शन प्लान है, आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में जाओगे तो ऐसा होगा, इसके ये इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो आपको पूरी पिक्चर आपके सामने पेंट कर देगा, फिर आप चूज करोगे आपके लिए सही डिसीजन क्या होगा। नेक्स्ट है कि काउंसलिंग ऑल्सो आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आपको कोई सपोर्ट सिस्टम मिले। हमारी फैमिली में बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम हो सकते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ हम शेयर कर सकते हैं चीज़ें। तो ये सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में कोई सपोर्ट सिस्टम है तो आपके लिए लाइफ जीना इजी हो सकता है। इसलिए काउंसलिंग एक प्रोफेशनल सपोर्ट सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर आप अननोन पर्सन के साथ, जो कि अगर आपकी फैमिली का पर्सन है, जो आपको जज कर सकता है, जो प्रोफेशनल नहीं है, जो प्राइवेट नहीं रखेगा, जो कॉन्फिडेंशियलिटी आपको नहीं दिखाएगा, तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हो अपनी इन्फॉर्मेशन को यहाँ वहाँ फैलाने के लिए, और बहुत सारे लोग आपको जज करने लगते हैं। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है काउंसलिंग का, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि स्पेसिफिकली इंडिया में जो अवेयरनेस है काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा कम है। यूजुअली लोग सोचते हैं कि काउंसलिंग लेने का मतलब है कि उनको कोई मेंटल हेल्थ इलनेस है, उन्हें कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या वो मेंटली साउंड नहीं है, जो बिल्कुल 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 भी सही नहीं है। काउंसलिंग लेने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको गाइडेंस चाहिए है डिसीजन मेकिंग के लिए, आपको गाइडेंस चाहिए है सही स्टेप्स लेने के लिए, आपको एक एक्शन प्लान बनाने के लिए गाइडेंस चाहिए, आपको लाइफ की कोई प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कोई एक अनदर पर्सपेक्टिव चाहिए एक प्रोफेशनल का। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि काउंसलिंग में आप एस्टैब्लिश करते हो रिलेशनशिप बिल्डिंग। एक काउंसलर ट्रस्ट बिल्ड करेगा अपने क्लाइंट के साथ। नेक्स्ट है गुड लिसनिंग। एक काउंसलर को गुड लिसनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बोलेगा कम, स्टार्टिंग में आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा। इसलिए जो काउंसलिंग सेशंस होते हैं वो 1 आवर टू 90 मिनट्स, कभी कभी उससे भी ज़्यादा जा सकते हैं। तो स्टार्टिंग के 30 मिनट्स तो काउंसलर आपसे बहुत लिमिटेड बात करेगा, वो बहुत सारी आपसे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा, आपके आज के बारे में, आपके गए हुए कल के बारे में, आपके एक वीक पहले के बारे में, एक मंथ के बारे में पहले के बारे में, आपके 5 से 10 साल पहले के बारे में, मे बी आपके इवन चाइल्डहुड के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी आज की प्रॉब्लम की जड़, रूट कॉज हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप आज हुआ है उसकी जो रूट कॉज है वो वही रिलेशनशिप ब्रेकअप में है। ये हो सकता है कहाँ चाइल्डहुड के साथ एसोसिएटेड हो, वर्क प्लेस के साथ हो, आपकी अपब्रिंगिंग के साथ हो। तो आपकी प्रॉब्लम जहाँ पे रूट जहाँ से स्टार्ट होता है, काउंसलर उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा, ताकि जब आपको वो गाइडेंस दे, जब आपको वो ऑप्शंस दे, तो आपको उस नज़रिए से दे कि आपकी प्रॉब्लम जड़ से निकल पाए, ना कि सिर्फ सिम्टम। जैसे कि हम दवाइयों की बात करते हैं, साइकेट्रिक मेडिकेशंस की बात करते हैं। अगर आपको एंजाइटी हो रही है, आपको पैनिक अटैक आ रहे हैं, आपको फिजिकली कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप डिप्रेस फील कर रहे हो, तो ये सब चीज़ों के जो आपका डॉक्टर है वो सिम्टम्स सुनेगा। ठीक है, तो जब वो सिम्टम्स सुनेगा तो वो सिम्टम्स को
क्योर करने के लिए वो दवाई देगा, सिम्टम्स के ऊपर काम करने के लिए। लेकिन ये सिम्टम्स कहाँ से आए, ठीक है, ये कौन सी प्रॉब्लम से सिम्टम्स का जन्म हुआ, तो वो सिर्फ एक काउंसलर उतनी डेप्थ में जाएगा और आपको हेल्प करेगा ताकि वो सिम्टम को क्योर करने के लिए वो रूट कॉज को निकाला जाए। क्योंकि आज अगर मैं बहुत सारी मेडिकेशंस लेके, कहीं कहीं मेडिकेशंस लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर अगर मैं मेडिकेशंस लेके अपने सिम्टम्स को कम कर देता हूँ पर मेरा रूट कॉज वहीं का वहीं रहता है, तो इश्यूज मेरे वापस से आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिफाइंग, रिफ्लेक्टिंग, समराइजिंग द प्रॉब्लम्स। तो काउंसलर है, क्लैरिफाइंग करता है, क्लैरिटी के साथ सुनता है, क्लैरिटी के साथ रिप्लाई करता है। रिफ्लेक्शन मतलब जो एक क्लाइंट उसे बता रहा है वो उसे अंडरस्टैंड करके, एब्जॉर्ब करके उसको अपने वर्ड्स में वापस से क्लाइंट को बताता है, ताकि क्लाइंट को ये पक्का पता चल जाए कि हाँ काउंसलर मेरी बात को समझ रहा है, सुन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि समराइजिंग। तो जो प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अगर बताई गई है तो उसे समरी करके भी बताया जाए। डिसाइडिंग और इंटरवेंशन, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। ठीक है, किस टाइप की काउंसलिंग करेंगे, कौन सी टाइप की वो थेरेपी यूज करेंगे, तो क्या अप्रोच है वो उनसे बात करके वो पता लगाएंगे। ठीक है, एक्सप्लोरिंग द प्रॉब्लम्स टू फाइंड सॉल्यूशंस, एक्सप्लोर करेंगे प्रॉब्लम्स को, उसकी डेप्थ में जाएंगे ताकि एक सोल्यूशन फाइंड कर सके। हेल्पिंग पीपल टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उन्हें आदत नहीं होती अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, वो बहुत बार डिपेंडेंट हो जाते हैं रेपिटेटिवली बहुत सारे अलग अलग लोगों के ऊपर। तो वो बहुत बार डिपेंडेंट हो जाते हैं बहुत सारे अलग अलग लोगों के ऊपर अपने लाइफ के इश्यूज को लेकर। तो काउंसलर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करता है ताकि अगली बार जब उन्हें प्रॉब्लम आए तो उनके पास रेडी कोप अप मैकेनिज्म्स हो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो एक तरीके से वो लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग भी देता है काउंसलर, जहाँ पे लाइफ के अलग अलग इश्यूज में कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रिप्लाई करना चाहिए, उस टाइम पे कैसे आपको अडेप्ट करना चाहिए, ये भी काउंसलर आपको सिखाता है। काउंसलर मॉनिटरिंग एंड मैक्सिमाइजिंग रेजिलियंस। तो आपके लाइफ में संकट की घड़ियां कभी भी आ सकती है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस कभी भी आ सकती है, ऐसे इश्यूज बार बार आ सकते हैं जहां पे आपको बहुत ज़्यादा विल पावर दिखाने की ज़रूरत हो। तो ऐसे इश्यूज में आप कैसे अपनी लाइफ से, नेगेटिविटी से, हर्डल से, लिमिटेशन से उठ पाएंगे, ये भी आपको काउंसलर बता सकता है। ठीक है, हेल्पिंग अदर्स, दूसरों को हेल्प करना काउंसलर की फितरत में है और ये उसको, इसी के लिए उसे ट्रेनिंग भी दी जाती है। ठीक है, और अभी यहाँ पर इसमें हम कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में बात करेंगे काउंसलिंग के लिए जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो ये काउंसलिंग स्किल्स। हो सकता है अपने लव्ड वंस के साथ आप अप्लाई करो, आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ अप्लाई करो, अपने फ्रेंड्स के साथ अप्लाई करो, आपकी वर्क प्लेस में आप अप्लाई कर सकते हो किसी पर्सन को डिस्ट्रेस में हेल्प करने के लिए। तो ये सब स्किल्स अगर आप सीख जाते हो, जो बेसिक काउंसलिंग स्किल्स, अगर आप टीचर हो, स्टूडेंट्स के साथ आप इंटरैक्ट करते हो रेगुलरली, पेरेंटिंग में अगर आपको लगता है कि आप बच्चे आपकी बात नहीं सुनते और आप उनको काउंसल करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। ठीक है, तो हेल्पर कौन होता है? काउंसलर एक हेल्पर का रोल निभाता है। ओके, ठीक है, दीज एक्टिविटीज एम टू गेट हेल्थ वर्कर्स टू थिंक अबाउट हु वुड बी एबल टू हेल्प एंड हाउ दैट शुड बी डन। ठीक है, तो अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज आपको बताई जाएगी जिससे आपको पता चलेगा आप किसको हेल्प करना चाहते हो, आप कैसे हेल्प कर पाओगे। तो एक्टिविटी ये है कि क्लोज योर आईज एंड थिंक फॉर अबाउट अ पीरियड इन योर लाइफ व्हेन यू वर वेरी अनहैप्पी। In your mind, choose someone in whom you could confide, with whom you could share your pain. What qualities would you want from that person? Okay, तो आपकी लाइफ में भी बहुत टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम्स आई होगी। जरूरी नहीं कि आप हमेशा ही काउंसलर के पास गए हो रेपिटेटिवली। तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स आपने अपने फ्रेंड्स के थ्रू या अपने रिलेटिव्स के थ्रू या कोई अंकल आंटीज के थ्रू आपने सॉल्व की है। ठीक है, कभी कभी आपने खुद भी सॉल्व की, आपके पास खुद भी वैसे स्किल्स होंगे। तो जब आप किसी दूसरे पर्सन के साथ आपने बात की थी कि क्या ऐसे स्पेसिफिक स्किल थे वो पर्सन के पास जिसकी वजह से आप उसकी तरफ खींचे चले गए, तो वो आइडियलिस्टिक स्किल्स हो सकते हैं काउंसलर के, आपको वो माइंड में ख्याल रखना है। यू आर मोस्ट लाइकली टू चूज समवन हु वुड एक्सेप्ट योर फीलिंग्स। पहले आप ऐसा पर्सन आप हमेशा चूज करोगे काउंसलर के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि
एक अनऑफिशियल काउंसलर आपकी लाइफ में भी आपका वो बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड रही हो सकती है, आपका कोई स्पाउस, आपका कोई कलीग हो सकता है आपकी वर्क प्लेस पे। तो आपने क्यों उस पर्सन को चूज़ किया कि मैं अपने दिल की बात उस पर्सन को बताऊं, मैं उसके साथ अपने सीक्रेट्स को शेयर करूं, मैं अपने इमोशंस और फीलिंग्स को उससे शेयर करूं? क्योंकि उस पर्सन के अंदर एक्सेप्टेंस था। पहली चीज़, उसने आपके थॉट्स के अगेंस्ट आपको ये नहीं बोला कि तू गलत सोच रहा है, गलत सोच रही है, तू गलत डायरेक्शन में जा रहा है, जा रही है। उसने आपको प्लेनली सुना, पहले प्लेनली सुना, और उसने एक्सेप्टेंस दिखाया कि जो भी तू बोल रही है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, करती हूँ, जो भी तू फील कर रही है वो भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो एक्सेप्टेंस का मतलब है कि उसने बिना जजमेंटल होके ओपन आर्म्स के साथ आपको इन्वाइट किया। नेक्स्ट है कि एडवाइस देने की कोशिश नहीं की, कि समझो आपका ब्रेकअप हुआ, या अगर आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपसे बहुत टाइम से बात नहीं कर रहा, और अगर आप ऐसे पर्सन के पास गए तो उस पर्सन ने आपको नहीं बोला तो उसको ब्लॉक कर दे, या ऐसे नहीं बोला कि तू उसके सामने गिड़गिड़ा या तू उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर। उसने एडवाइस नहीं दी, उसने बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपके सिचुएशन को समझा और फिर एनालाइज करते हुए आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। Who would not interrupt you, ऐसा पर्सन भी आप उसके पास जरूर गए होगे जिसने आपको बात करते हुए रोका नहीं, टोका नहीं। कोई लोग हैं जैसे आपने उनसे बात करने लगे वो अपनी ही बातें आपसे शेयर करने लग जाएंगे या कुछ इमीडिएटली एडवाइस देने लग जाएंगे। तो आपने ऐसा पर्सन चूज किया होगा पास्ट में जो बिल्कुल भी आपको बोलते हुए ना रोके। और who would hold you emotionally and make you feel safe, ठीक है। होल्ड यू इमोशनली, आपके इमोशनल मोमेंट्स आए, उसने आपको एक क्राइंग शोल्डर दिया, आपको कंसोल किया, आपको हेल्प किया, आपको अपना फील करवाया, आपको सेफ भी फील करवाया। ओके, यहाँ पे सेफ्टी की बात क्यों हो रही है, ठीक है। सपोज आप किसी पर्सन से अपनी बात शेयर करते हो और उसने आपको मे बी आपको कंफर्ट दी, आपके इमोशंस को उसने समझने में मदद की, आपको सपोर्ट सिस्टम हुआ, पर वहाँ पे एक बाउंड्री भी होती है, ठीक है, एथिक्स की बाउंड्री होती है, वो भी उसने पार नहीं की, वो एथिक्स की बाउंड्री। तो आपको सेफ्टी भी फील हुई कि इस पर्सन से अगर मैं शेयर करती हूँ मेरी बात तो मैं भी सेफ हूँ इससे ये बात शेयर करने में, और मेरी बात भी सेफ है, वो कहाँ पे भी ये चीजें लीक आउट नहीं होगी, ठीक है। क्वालिटीज ऑफ अ हेल्पर, कि क्या क्या क्वालिटीज होती है हेल्पर में या एक काउंसलर में जो आप सीखना चाहते हो इस कोर्स के साथ, ठीक है। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद बार बार इस वीडियो को अगर आप देखते हो, रोज रोज आप इसकी एक्सरसाइजेस को इम्प्लीमेंट करते हो, एवरीडे लाइफ में आप स्टार्ट करते हो, तो ज़रूर आप ये सारी जो हैबिट्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बना पाएंगे, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कीप कॉन्फिडेंशियलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी पर्सन आपसे शेयर करे, अगर आप एक काउंसलर हो, आप एक काउंसलर बनना चाहते हो, आप काउंसलिंग करना चाहते हो, तो आपका ये फर्ज बनता है पहली चीज दूसरे को ये विश्वास दिलाना कि तेरी बात कहीं पर भी लीक नहीं होगी, कहां पर भी शेयर नहीं होगी, कहां पर भी गॉसिप नहीं होगा, और खुद भी इस चीज को फॉलो करना। ये नहीं कि आप उसे बोल दो कि तेरी बात मैं लीक नहीं करूंगा, करूंगी, और आप इमीडिएटली जाके दूसरे पर्सन को कॉल करके बोलो कि तुझे पता है उसने क्या बोला, उसने क्या बताया और उसकी लाइफ में ये चल रहा है। नहीं, पहली चीज आपको 100% ट्रस्ट बनाना पड़ेगा सामने वाले पर्सन के साथ, और 100% ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। सेकेंड है एम्पैथी। एम्पैथी, सामने वाला पर्सन अपनी लाइफ की प्रॉब्लम आपके सामने लेके आता है, वो हो सकता है उसके एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उसके ग्रेड से रिलेटेड हो सकती है, उसके ऑफिस में हो सकती है, उसके रिलेशनशिप की हो सकती है। तो जब वो अपनी कोई प्रॉब्लम आपके सामने लेके आ रहा है और आप उसकी प्रॉब्लम को समझ ही ना पाओ, आप उसकी इंटेंसिटी को एक्सपीरियंस ना कर पाओ, इंटेंसिटी को, तो वो क्या फील कर रहा है, वो एग्जैक्टली क्या फील कर रहा है, अगर कोई किसका हार्ट ब्रेक हुआ है तो वो क्या फील कर रहा होगा, एम्पैथी। तो सामने वाली पर्सन की फीलिंग के साथ रेजोनेट करना, उसे फील करना, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव रिगार्ड, ठीक है। पॉजिटिव रिगार्ड मीन्स आप उस पर्सन को जज नहीं करोगे, आप उस पर्सन को हमेशा ऑप्शन दोगे। हर पर्सन मिस्टेक करता है, हर पर्सन रेपिटेटिवली सुधरता रहता है, तो आप उसके लिए हमेशा एक अच्छी फीलिंग्स रखोगे, आप अपनी फीलिंग्स चेंज होने नहीं दोगे। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ठीक है, आप रिस्पेक्ट करोगे उस पर्सन को, ठीक है। आप, हो सकता है उसने कोई ऐसा काम किया हो जो जिससे आप रिस्पेक्ट लूज कर सको, लेकिन काउंसलर कभी भी उस पर्सन, अपनी नजर में उस पर्सन की रिस्पेक्ट को खोने नहीं देता। इसलिए लोग काउंसलर्स और प्रोफेशनल्स को चूज करते हैं क्योंकि वो आपसे कनेक्टेड नहीं होते, क्योंकि जो पर्सन आपसे कनेक्टेड नहीं है वो पर्सन आपको बिल्कुल जज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कोई फैमिली मेंबर होगा, इवन अगर आपके घर में कोई काउंसलर हो, कोई साइकोलॉजिस्ट हो, कोई लाइफ कोच हो, कोई भी एक स्पिरिचुअल हीलर हो, कोई भी सोशल वर्कर हो जो काउंसलिंग करता हो, अगर ऐसा पर्सन आपके साथ काउंसलिंग सेशन लेगा तो आप हमेशा डर के उसके साथ बात करोगे, आप हर चीज उसके साथ शेयर नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है ये पर्सन मेरी फैमिली के साथ कनेक्टेड है, और अगर मैंने इससे कोई बातें शेयर की तो हो सकता है ये मेरी फैमिली के साथ ये बातें लीक हो जाए।
इसलिए लोग अननोन पर्सन को एज अ काउंसलर चूज करते हैं, जो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट होता है, क्योंकि उस पर्सन को आपके साथ कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, आपका कोई लेना देना नहीं है, तो आपकी हर बात, आपने जो भी शेयर किया, सब कुछ हमेशा ही पर्सनल ही रहेगा। वार्मथ मीन्स आप एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हो, ऐसा एक्सेप्टेंस देते हो, जैसे एक मदर एक चाइल्ड को फील करवाती है सेफ, तो वैसे ही आप जब आपका क्लाइंट है, आप उसे उस तरीके से नर्चरिंग एनवायरनमेंट दोगे जहाँ पे उस पर्सन को ऐसे लगे कि एक सेफ एनवायरनमेंट में आ गया हूँ, उसको आपके ऊपर ट्रस्ट होने लग जाए, एक वार्म रिगार्ड्स के साथ। नेक्स्ट है बीइंग जेन्युइन, दिखावा नहीं करना, आप जेन्युइन होना, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा आप एक ज़्यादा ओवर एक्सप्रेसिव नहीं होना, आप जैसे हो आप वैसे ही उन्हें दिखाओ, और बहुत ज़्यादा कुछ मैन्युपुलेटिव भी नहीं होना, जेन्युइन रहना। बीइंग नॉन जजमेंटल, सबसे इंपॉर्टेंट, जज करना, आप किसी को जज नहीं कर सकते, आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि हर पर्सन मिस्टेक करता है लाइफ में, हर पर्सन फूलिश होता है कभी कभी लाइफ में, हर पर्सन कभी कभी गलत डिसीजंस बनाता है, हर पर्सन कभी कभी ऐसे एक्शंस करता है जो बाद में वो रिग्रेट करता है, आपने भी किए होंगे और आगे भी आप करेंगे, तो इसलिए आपका कोई हक नहीं बनता, वैसे भी कोई हक नहीं बनता आपका किसी को भी, किसी की भी लाइफ में जज करने का कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने इससे शादी क्यों की, वो अपने घर से क्यों भाग गया, उसने मे बी वो अब्रॉड में क्यों सेटल हो गया, उसने अपना करियर क्यों चेंज किया, उसने अपना करियर क्यों छोड़ दिया, उसने अपने ड्रेसिंग क्यों चेंज कर दिया, XYZ। तो हम नॉर्मली लाइफ में लोगों को जज करते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, बिल्कुल भी आपका कोई हक नहीं बनता किसी को जज करने का। और स्पेसिफिकली करियर जो काउंसलर है उसको तो बिल्कुल भी किसी को जज नहीं करना। अगर आप एक अच्छा काउंसलर बनना चाहते हैं तो आज से ही प्रैक्टिस में डाल दीजिए कि आप किसी को भी जज नहीं करेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी की अगर हम बात करते हैं तो जो काउंसलर का जो रिलेशनशिप है अपने क्लाइंट के साथ, वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। जिस दिन भी अगर काउंसलर ने जो बातें उसके काउंसली ने या उसके क्लाइंट ने उससे शेयर की, ये पब्लिकली या कहाँ पे डिस्कशन होने लग जाए, तो उस दिन से आपका क्लाइंट आपसे सेशन बुक करना बंद कर देगा और ट्रस्ट करना बंद कर देगा। स्पेसिफिकली अगर मैं आपको ये भी देखूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स की बातें उनके बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते, क्योंकि बहुत बार बच्चों की बहुत सारी बातें पेरेंट्स रिलेटिव्स के सामने कर देते हैं, सिबलिंग्स के सामने कर देते हैं, तो आपने वो जो ट्रस्ट का एनवायरनमेंट वहाँ पे ख़त्म कर दिया। फिर आप बोलते हो कि हम घर पे समझा के बच्चों को थक गए हैं, हम काउंसलर के पास लेके जाना पड़ रहा। नहीं, आप भी अपने बच्चों के काउंसलर हो सकते थे। अगर आप काउंसलिंग के जो सारे रूल्स है उसको फॉलो करो तो आपको शायद कहाँ पे काउंसलर के पास कभी जाने की जरूरत ना पड़े। तो वो जो काउंसलिंग के रूल्स जिसमें आता है, सबसे पहले कॉन्फिडेंशियल, जो आपके और आपके बच्चे के बीच की बातें, वो आप दोनों की पर्सनल बातें हैं, वो कहीं पर भी शेयर नहीं हो। इवन हस्बैंड और वाइफ के बीच की जो बातें हैं वो कहीं पर शेयर नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे भी आपका एक इंटीमेट बॉन्ड होता है, जहाँ पे ट्रस्ट रिक्वायर्ड होता है, वो सब जो बातें हैं वो आपकी पर्सनल, आपके ही घर के अंदर, आपके ही चार दीवारों के अंदर ही रहनी चाहिए। ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए एक एक्टिविटी है, ठीक है। थिंक ऑफ अ सीक्रेट दैट यू हैव। एक सीक्रेट के बारे में सोचिए आपकी लाइफ में। सीक्रेट मतलब किसी को नहीं बताया, nobody else knows about this thing. Think about sharing this information with someone you trust. How would you feel if you told if they told other people some of the emotions that you would feel? Suppose आपकी लाइफ का कोई सीक्रेट है, आपने कुछ ऐसा कॉलेज लाइफ में कुछ ऐसी हरकत की या कभी भी आपने कुछ ऐसा काम किया जो आप किससे भी नहीं शेयर करना चाहते, पर आपको एक ऐसा ट्रस्टवर्दी पर्सन मिला जिस पे आपने भरोसा किया और आपने उससे शेयर कर दिया। वो पर्सन ने आपकी बात को थर्ड पर्सन के साथ और मल्टीपल लोगों के साथ शेयर कर लिया। आपको कैसा फील होगा? बिट्रेयल, मुझे धोखा दे दिया, सॉरी, ठीक है। आपको बिट्रेयल फील होगा, धोखा दे दिया। दूसरा एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा कि ये पर्सन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैंने इस पे तो इतना सारा ट्रस्ट किया था। अगला है आपको हर्ट फील होगा कि इस पर्सन ने मुझे हर्ट किया, मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। फीलिंग शट डाउन, कंप्लीटली आपको लगेगा कि मैं अकेला ही रहूं, मुझे कोई भी पर्सन की जरूरत नहीं है, मुझे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक बार ट्रस्ट टूटा, 2 बार टूटा, 3 बार टूटा ट्रस्ट, तो उन्होंने लोगों पे ट्रस्ट करना ही बंद कर दिया। ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। एज अ काउंसलर यू आर इन प्रिविलेज पोजीशन टू बी ट्रस्टेड विद अदर पीपल्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो आप एक ऐसे प्रोफेशन में हो या होने वाले हो, अगर आप एक काउंसलर बनते हो, जहाँ पे आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी लोगों से, जो उनकी इंटीमेट लाइफ की इन्फॉर्मेशन है, जो आपको कभी भी किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी। इवन केस स्टडीज अगर आप करते हो किसी के साथ में, तो बिल्कुल भी उसमें आप नाम डिस्क्लोज नहीं करोगे, पेपर्स नहीं दिखाओगे किसी के, आप एक एनोनिमस वे से उस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हो, पर बिल्कुल भी आप कोई पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते।
और आप कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट हमेशा साइन करोगे कोई भी सेशन लेने से पहले, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग अदर्स, जब हम एम्पैथी की बात करते हैं, आप दूसरों को जब तक नहीं समझोगे आप कैसे उन्हें गाइड करोगे सही डिसीजन बनाने के लिए। थिंक अबाउट योर फेवरेट पेयर ऑफ शूज, where have those shoes been with you? Okay, how far have you walked with them? Have they been in mud or rain? Have they been dancing? Okay, think about your best friend. What size are her feet? What would be able to wear? Would she the person be able to wear the shoes? Do you know if your feet would fit into her shoes? Do you know where her shoes has been? ठीक है। अब एक लाइफ की जर्नी होती है। सपोज आप एक जूते पहन के अपनी लाइफ की जर्नी कर रहे हो, कहाँ पे आप अलग अलग एरिया से जा रहे हो, कहाँ वो गंदे हो रहे हैं शूज, कहीं पर इम्प्रिंट छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब आप इतनी सारी जर्नी से आए हो और आपके सामने जो एक पर्सन आता है वो एक अलग जर्नी लेके आया है, और आप अपनी लाइफ की जर्नी को आइडियलिस्टिक जर्नी समझते हो कि जो मेरी लाइफ है सब शायद सबकी वैसे ही सेम लाइफ है, और वो पर्सन की जो है लाइफ है कम्प्लीटली एक्सक्लूसिव है। जब वो पर्सन आपसे कुछ शेयर करता है, ठीक है, तो और आप उसकी बात को नहीं समझ पाते, इसका मतलब है कि आप एम्पैथी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप एक्सक्लूसिवनेस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। उसकी जर्नी पूरी तरह से एक्सक्लूसिव है और आपको उसकी जर्नी को जीना है। जब क्लाइंट की हिस्ट्री लेते हो या उससे पूछते हो उसकी इश्यूज कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप उसकी धीरे धीरे आप उसकी ज़िंदगी में उतरना शुरू कर देते हो और आप फील करने लग जाते हो, अच्छा ये एज में ये हुआ, ये एज में ऐसा हुआ, ओके ये पर्सन आया उसकी लाइफ में, ये पर्सन गया, उसने ऐसा किया, ऐसे धीरे तो आप धीरे फील करने लग जाते हो। और फिर आप धीरे उस सेंस में सोचते हो कि मैं इस मामले में कैसे डिसीजन लूँगा या लेता, लेकिन फिर भी आप कंप्लीटली ट्रू नहीं हो सकते, क्योंकि आपके सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, आपकी अपब्रिंगिंग वो डिफरेंटली अलग है। हाँ, लेकिन अगर आप कंप्लीटली उस पर्सन के शूज़ में उतर जाते हो तो आप थोड़ा बहुत नज़दीकी जाकर उसे डिसाइड करने में हेल्प कर सकते हो, ठीक है। लर्निंग पॉइंट्स क्या है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो अबाउट अदर पीपल्स लाइफ, बहुत ज़्यादा मुश्किल, आप कितना भी सुन लो लेकिन उनकी लाइफ के बहुत डेप्थ में जाना मुश्किल है। योर जर्नी शेप्स हु यू आर, इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड सम अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, पर यही तो हमें करना सीखना है। There are many ways of seeing and experiencing the world and these depend on upbringing। अभी आपकी आंखें किसी एक पर्टिकुलर चीज में क्या दिख रही है, दूसरे पर्सन की आंखें क्या दिख रही है, सेपरेट। तो उसने अपनी लाइफ में, हो सकता है कि आप दोनों ने सिमिलर लाइफ जी, हो सकता है दो को-ज्वाइंट ट्विन्स है जो पैदा हुए, जिन्होंने सेम जगह बॉर्न हुए, सेम रूम में रहे, सेम कपड़े पहने, सेम स्कूल में गए, सेम सेट ऑफ फ्रेंड्स थे, हर जगह सब कुछ उनकी लाइफ में सेम था, नहीं, लेकिन उनकी लाइफ की दोनों की स्ट्रगल्स डिफरेंट होगी, क्योंकि जो उनकी आईज है, ठीक है, उन्होंने जो चीज़ें देखी है और क्या उन्होंने उसको इंटरप्रेट किया है, क्या एब्जॉर्ब किया है, वो दोनों ने डिफरेंटली किया है। इसलिए आप और अगला पर्सन बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। We need to able to respect other person's point of view even if it is different। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रिलीजन को लेके, एथिक्स को लेके, मॉरल्स को लेके, XYZ बहुत सारी लाइफ की डिसीजंस को लेके सेपरेट होगा, आपके क्लाइंट का या दूसरे पर्सन का कंप्लीटली सेपरेट होगा, लेकिन आपको रिस्पेक्ट करना है। मेरे लिए मेरी लाइफ में जो सही है वो दूसरे की लाइफ में गलत भी हो सकता है, इसलिए जो मैं अपनी लाइफ में डिसीजन लेता हूँ मेरे लिए सही है, जो वो अपनी लाइफ में डिसीजन लेता है वो उसके लिए सही है। We need to recognize difference and similarities between people। It takes a lot of thinking about yourself before you can understand something from others point of view। पहले अपने आप को समझना सीखिए, आप क्या हो, आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो। जब अपने आप को इन डेप्थ जानना शुरू करोगे तो दूसरों को जानना भी आपके लिए थोड़ा आसान हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, अपने आप को कैसे अंडरस्टैंड करना, अपने आप को अंडरस्टैंड करना सब काउंसलर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक काउंसलर का रोल निभाना चाहते हैं तो स्टार्ट करो अपने आप को अंडरस्टैंड करने से, जिसे हम कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। कैसे करेंगे अपने आप को अंडरस्टैंड? ट्राई टू गिव योर सेल्फ टाइम एवरी डे टू थिंक अबाउट हाउ यू फील एंड वाई। अपने आप को मी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक काउंसलर हो, अपने आप को 5, 10, 15 मिनट, आधा घंटा अपने पर्सनल लाइफ को अकेले बैठ के मेडिटेट करके, योगा करके, प्राणायाम करके, आपकी फेवरेट हॉबी को प्रैक्टिस करके, आर्ट, स्केचिंग, डांस, जो भी आपको पसंद है वो करके अपने आप को दीजिए। आपको क्या पसंद है, क्यों पसंद है, आपको कैसे फील होता है। When working, try to monitor what you feel and ask where the feelings come from। काम करते हुए आपको कैसे फील होता है। Try to notice when you feel very strong feelings about something। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, आपके वाइफ ने, आपके हस्बैंड ने आपको कुछ बोला, आपके बच्चों ने आपको कुछ बोला, आपके मॉम डैड के साथ आपके साथ कोई फाइट हुई, आपको स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इमोशंस के ज़्यादा कब भर गए, आपको कैसे फील हुआ, तब भी आप उसको
एनालाइज करिए, आप कॉन्शियसली ध्यान दीजिए उसके ऊपर। अगर आपका अपने इमोशंस के ऊपर रेगुलेशन नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा आप दूसरे लोगों को हेल्प कर पाएंगे रेगुलेट करने के लिए। सबसे पहले इमोशंस को रेगुलेट करने से पहले एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि मैं किस टाइम पे मैं गुस्सा हुआ, किस टाइम पे मैं ओवरली सैड हुआ, किस टाइम पे मैं गिल्टी फील हुआ, कितनी इंटेंसिटी में हुआ, कब तक हुआ, कब तक ये इमोशन लास्ट किया, उसका ट्रिगर पॉइंट क्या था। अगर मैं अपने बारे में ये सब अवेयरनेस रख सकता हूँ तो मैं अच्छा काउंसलर बन सकता हूँ। ट्रीट योर ओन फीलिंग्स विद द सेम कंपैशन एंड रिस्पेक्ट यू वुड गिव टू अदर्स। ठीक है, अपने साथ बहुत ज़्यादा हैवी होना, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने साथ जस्टिस नहीं करते तो आप अपने काउंसलिंग के साथ जस्टिस कैसे करोगे, अपने क्लाइंट के साथ जस्टिस कैसे करोगे जिसके साथ आप काउंसलिंग सेशन ले रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आप उसके साथ जस्टिस करो उसकी लाइफ में, तो आप अपने साथ अगर इनजस्टिस कर रहे हो तो आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर सकते। गिल्ट रिडन होकर आप अच्छी काउंसलिंग नहीं कर सकते, अपने बारे में बुरा सोच के आप अच्छी काउंसलिंग नहीं कर सकते, सेल्फ हेट होते हुए आप अच्छी काउंसलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है एम्पैथी। एम्पैथी समझना, फील करना जो सामने वाला पर्सन फेस कर रहा है। ठीक है, एम्पैथी है दूसरे के शूज में फिट होने की कोशिश करना, रिस्पेक्टफुली इमेजिनिंग द अदर पर्सन्स लाइफ, उसको इमेजिन करना कि जैसे मैं उस लाइफ को जी रहा हूँ। एंटरिंग इनटू अ प्राइवेट वर्ल्ड ऑफ अनदर पर्सन विदाउट मेकिंग जजमेंट्स। अब मैं जब किसी पर्सन की लाइफ में एंटर करता हूँ और कुछ ऐसी चीजें उसने की है जो मैं कभी नहीं करूंगा, तो मुझे जजमेंट साइड में रखना है उस टाइम पे कि यार ये उसने कैसे कर दिया, ये तो बहुत गलत कर दिया, ऐसा तो बिल्कुल करना नहीं चाहता, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। नहीं, काउंसलर बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं हो सकता, आपको सिर्फ एक्सेप्टेंस रखना है और आपको उसकी लाइफ में उसको फॉलो करते रहना है। एम्पैथी इज शोइंग दैट यू अंडरस्टैंड द पर्सन्स एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर एंड फीलिंग्स। ठीक है, एम्पैथी क्या होती है कि आप उस पर्सन को बता रहे हो, इवन अगर आप अपने साथ एम्पैथी रखते हो। ठीक है, मैं अगर बोलूंगा कि आपके अंदर भी एक पर्सन है जिससे आप हमेशा बात करते हो, जहां से आपको फीडबैक आता है रेगुलरली, तो इस पर्सन के साथ अगर आप जब बात करते हो अपने साथ भी और दूसरे पर्सन के साथ भी, अगर आप काउंसलर हो तो अपने क्लाइंट के साथ भी, आपको अपने आप को ये दिखाना जरूरी है कि आई अंडरस्टैंड माई एक्सपीरियंसेस, behavior and feelings, I understand the other person's experiences, behavior and feelings। तो इससे अपने आप एक्सेप्टेंस आ जाएगा। हाउ डू यू शो एम्पैथी? पहले है ओपन माइंडेड, यू मस्ट सेट असाइड फॉर द मोमेंट योर ओन बिलीव्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स इन ऑर्डर टू कंसिडर दोज फ्रॉम अदर पर्सन। मैंने अपनी लाइफ में, लाइफ की जर्नी में क्या क्या सीखा है, लोगों ने मुझे क्या क्या बताया, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत जियो, वैसे मत जियो, ये रूल्स है, ये मत फॉलो करो, ये तोड़ोगे तो ऐसा होगा। बहुत सारे रूल्स मेरी लाइफ में है, पर दूसरे पर्सन की लाइफ में शायद ऐसा कोई रूल हो ना। अगर आप काउंसलर हो और आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हो जो आपकी नज़र में आइडियलिस्टिक लाइफ है, ठीक है, और सबको वैसी लाइफ जीनी चाहिए, तो आपको काउंसलिंग करते समय आपके उस रोल को बिल्कुल अपने आप से सेपरेट करना पड़ेगा। आपको एकदम अपने आप को नेकेड करना पड़ेगा, आपके ये जो आपके जो लाइफ के जो वैल्यू सिस्टम से बिल्कुल आपको सेपरेट करना पड़ेगा, और आपको अलग रखना पड़ेगा आपकी बिलीफ। मैं जो बिलीव करता हूँ वो यूनिवर्सल नहीं है, पूरी दुनिया बिलीव नहीं करती। मेरे जो वैल्यू सिस्टम है वो यूनिवर्सल नहीं है, पूरी वर्ल्ड में वो नहीं चलते। मेरा जो एटीट्यूड है लाइफ की तरफ वो यूनिवर्सल नहीं है। तो जो यूनिवर्सल नहीं है वो हमें काउंसलिंग में मैं अप्लाई नहीं कर सकता। इमेजिनेटिव, इमेजिन द अदर पर्सन्स बैकग्राउंड, थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो अगर मुझे मेरा क्लाइंट बता रहा है कि जब वो छोटा था तो वो बहुत ही छोटे घर में रहता था, तो आप इमेजिन कर सकते हो अगर आप आज 3 BHK में रहते हो और आपको छोटे घर में रहने मिल जाए तो कैसे फील हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है छोटे घर में रहने की। और वो बताता है कि उसका जो फादर है वो एक ड्रंक पर्सन था, वो रेगुलर एक ड्रिंकर था, अल्कोहलिक था। तो अगर आपका फादर अल्कोहलिक हो तो क्या हो सकता है, अल्कोहलिक होने के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इमोशनल इफेक्ट क्या हो सकते हैं, मे बी अब्यूज घर में हो सकता है। अच्छा, घर में कमाने वाला शायद एक ही पर्सन था, ठीक है, मनी मैटर्स में बहुत इश्यूज थे, मे बी हेल्थ इश्यूज 1-2 पर्सन थे। तो जब वो आपको अपनी कहानी नरेट कराता है तो आपको उस टाइम पे फील करना है कि ये अगर मेरे साथ हो तो मैं कैसा फील करूं। कमिटेड, वांट टू अंडरस्टैंड, आपका कमिटमेंट होना चाहिए। ये काउंसलिंग बिजनेस वेंचर नहीं है कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत पसंद है, मुझे लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है। ठीक है, आप लोगों की हेल्प नहीं कर रहे, आप लोगों को एडवाइस नहीं कर रहे हो। ये कमिटमेंट है कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि आप सफरिंग नहीं देखना चाहते, चाहे वो पर्सन कुछ भी हो, चाहे वो पर्सन मर्डरर हो,
चाहे पर्सन उसने बहुत बड़ा क्राइम कमिट किया तो भी आप उसको भी आप सफ़र करते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि हर एक पर्सन की मेंटल हेल्थ उसके हाथ में है और वो अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे उसने कुछ भी किया हो, कोई भी वजह से किया हो। तो आपका एक कमिटमेंट होना चाहिए जब आप एक काउंसलर होते हो कि मुझे सामने वाले पर्सन की मेंटल हेल्थ को सुधारना है। नोइंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफ योर सेल्फ, नोइंग योर सेल्फ एंड एक्सेप्टिंग हु यू आर। पहले दूसरे पर्सन को एक्सेप्ट करने से पहले आप खुद का एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। अगर मेरे अंदर खुद ही अपने से रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे, मुझे अपने से साथ ही प्यार नहीं होगा, सेल्फ हेट होगा, बहुत सारे अंदर मेरे इश्यूज होंगे, कन्फ्यूजन्स होंगे, तो मैं दूसरे पर्सन को कैसे क्लैरिटी दूंगा? पहले मुझे अपनी लाइफ को क्लियर करना है, अपनी लाइफ को स्टेबल करना है, तब मैं दूसरे पर्सन को क्लैरिटी दे सकता हूँ। अब डिफरेंस क्या है एम्पैथी और सिंपैथी? सिंपैथी पूरी दुनिया दिखाती है, यार बहुत बुरा लगा, तेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, तो ऐसे वर्ड्स हो सकता है टेम्पररी 5, 7, 10 मिनट के लिए आपको लग सकता है कि हाँ मेरे साथ कोई खड़ा था, मेरी मुसीबत में कोई खड़ा था। जैसे किसी पर्सन के फैमिली में किसी की डेथ हो जाए तो लोग मॉर्निंग सेरेमनी में जाके वहाँ पर उसके कंधे के पीछे हाथ रख के बोलते हैं कि बड़े अच्छे इंसान थे, बहुत बुरा लगा, ऐसा हुआ। तो सिंपैथी, आपको उस टाइम पे सिंपैथी भी काम आती है, थोड़ी बहुत सिंपैथी भी ज़रूरी है। और एम्पैथी क्या है? Empathy क्या है? Putting yourself in another person's shoes and trying to see the world through their eyes. That does not mean you feel exactly what they're feeling or what they have gone through everything. तो क्या होता है? और sympathy जानते हैं, sympathy feeling what another person is going through, for instance feeling the sadness of a family is feeling through the loss, ठीक है? आप एक है कि जहाँ पे आपको पता है हाँ ये पर्सन दुखी है, ये रो रहा है, तो मुझे उस टाइम पे उसको कंसोल करना है। एक जगह है कि आप उस दुख को फील करते हो, जहाँ पे हम एम्पैथी की बात करते हो, दुख को फील करते हो और आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस है उसके बारे में। आप पूरी तरीके से वो फीलिंग को जी नहीं रहे हो, पर आपको एक काइंड ऑफ अंदाजा है कि ये फीलिंग किस तरह की है, ठीक है? एम्पैथी और सिंपैथी, ठीक है? अभी सिंपैथी में क्या होता है, कभी कभी हम लोग जब किसी पर्सन का सिंपैथाइज करते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहने के भी चांसेस होते हैं पर्सन के, बहुत ज़्यादा। अगर आप, तो काउंसलर दूसरे के इमोशंस में बह नहीं सकता, उस पर्सन को स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अगर आपके सामने आपका क्लाइंट रो रहा है तो आप उसको बोल सकते हो कि आई एग्री और आई एक्सेप्ट और आई कंप्लीटली agree that you have gone through a lot in your life, and at the age of this happened with you, and then your father left you, and then you were out of a job, and then people criticize you for your weight, and all these things happened with you, and I really feel that this is like not like justified, and but still I can feel what you feel, ठीक है? तो ये हो गया कि एम्पैथी, सामने वाले पर्सन को आप सपोर्ट भी दे रहे हो, स्ट्रेंथ भी दे रहे हो, उसके थोड़े आंसू आप कम भी करने की कोशिश करो, आप बहुत ज़्यादा सिंपैथाइज करोगे। उसके लिए आपको हो सकता है फिजिकल टच करना हो उस पर्सन को, आपको बहुत ज़्यादा उसके क्लोज जाना हो, तो उससे डिपेंडेंसी होने के चांस होते हैं। अगर आप सिंपैथी दिखाते हो और वो पर्सन बार बार आपके पास आएगा अपने इश्यूज़ को लेकर, वो खुद से अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए। एम्पैथी में एक डिस्टेंस आप मेंटेन करके रखते हो, या आप जानते भी हो कि वो पर्सन क्या फील कर रहा है, आप उसे हेल्प भी कर रहे हो, लेकिन आप एक डिस्टेंस, सेफ्टी मेंटेन करके रख रहे हो, और उस पर्सन को आप एक आउटलेट भी देते हो। सिंपैथी में कभी कभी हम एक पर्सन का जो इमोशनल आउटलेट हो रहा होता है, उससे आंसू के थ्रू जो इमोशंस, फीलिंग्स जो रिलीज हो रही होती है, हम उसे कभी कभी ब्लॉक भी कर देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपैथाइज करके। तो उसको भी बहुत हमें उसको ब्लॉकेज करना ज़रूरत नहीं है। एम्पैथी दिखा के अगर आपका क्लाइंट रोना चाहता है थोड़े टाइम, तो उसे रोने दीजिए, आप उसे टिश्यू पेपर दे सकते हो उस टाइम पे, बट उसके इमोशंस का आउटलेट भी, वेंट आउट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? काउंसलिंग स्किल्स, ठीक है? इन ऑर्डर टू लर्न हाउ टू बी हेल्पफुल टू समवन इन डिस्ट्रेस, देयर आर सम यूजफुल काउंसलिंग स्किल्स आउटलाइन बिलो। द मोर द स्किल्स आर प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप इन स्किल्स को प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होते जाओगे। पहला है कि लिसनिंग स्किल्स, ठीक है? मुझे ये बताओ कि अगर आप किसी बंदे को सुनो ही ना, वो उसने आपसे क्या कहा है, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है, लाइफ की स्टोरी क्या है, उसके स्ट्रगल्स क्या है, वो क्या फील करता है, क्या उसने फेस किया है, आप कैसे एम्पैथी दिखाओगे, आप कैसे रिफ्लेक्शन दिखाओगे, आप कैसे उस पर्सन को ट्रस्ट बिल्ड करोगे जब आपको ये नॉलेज ही नहीं है? तो आपके कान इतने ज़्यादा ओपन होने ज़रूरी है एज अ काउंसलर। अगर आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, यहाँ की बात सुनते हो अचानक से आप यहाँ चले जाते हो, नहीं, तो आपको इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। एकदम एक्टिव लिसनिंग, बहुत ज़्यादा एक्टिवली लिसन करना, इतना एक्टिवली लिसन करना कि आप छोटी छोटी भी एलिमेंट्स
जब आपका जो क्लाइंट है, जो पर्सन को आप काउंसलिंग दे रहे हो, वो आपको सुनाता है तो आप कुछ भी मिस आउट नहीं करते। कभी कभी तो आप जो उस पर्सन ने नहीं आपको बताया वो भी आप कैच कर लेते हो सकता है उसकी बॉडी लैंग्वेज हो, फेशियल एक्सप्रेशन हो, आंखों के एक्सप्रेशन हो, आप वहाँ से भी जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। तो इसलिए आपको लिसन करना, सिर्फ कान से नहीं, आपकी सारी सेंसेस से आपको सेंस करना और लिसन करना आपके क्लाइंट को ज़रूरी है। डायग्नोसिस हेल्प्स द डॉक्टर फॉर द पेशेंट, क्रूशियल थिंग इज द स्टोरी। अब पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स भी और बहुत सारे लोग जो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं अपने मेंटल इश्यूज़ के लिए, अपने इमोशनल इश्यूज़ के लिए, अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के लिए, तो वहाँ पर वो जाके बोलते हैं कि डॉक्टर मुझे एनजाइटी फील हो रही है, मुझे मेरी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, मुझे स्वेटिंग फील हो रही है, पैल्पिटेशन फील हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है। तो ये क्या हो गया? सिम्टम्स हो गया। अब डॉक्टर के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिम्टम्स। वो आपको सिम्टम्स ही पूछेगा। पेट दर्द होगा तो पेट दर्द के सिम्टम्स पूछेगा, कमर दर्द होगा तो वहाँ के सिम्टम्स पूछेगा, और जो दवाई होगी वो सिम्टम्स के बेस पे होगी। लेकिन ये सिम्टम्स कहाँ से आ रहे हैं? अचानक से रातों रात पैनिक अटैक तो नहीं चालू हो गए, तो वो कब कब चालू हुए? कुछ इंसिडेंट हुआ क्या, या इंसिडेंट पहले हुआ था, उसकी थॉट अचानक से आई क्या, या कोई ट्रिगर पॉइंट था जिसने अचानक से पर्सन को रिमाइंड करा उस इंसिडेंट के बारे में, इवेंट के बारे में, या कुछ ब्रेकअप हुआ, या कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ, कुछ तो हुआ होगा जिससे वो चीज़ ट्रिगर हुई, आज नहीं तो कल, नहीं तो एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले। तो वो ट्रिगर पॉइंट कहाँ से वो इशू आ रहा है, वो काउंसलर उस चीज़ को देखता है। तो अ गुड लिस्नर इज नॉट ओनली पॉपुलर एवरीवेयर बट आफ्टर अ वाइल ही नोज समथिंग। तो गुड लिसनर का इम्पोर्टेंस ये है कि आपके क्लाइंट को, पहली चीज़ क्या होता है कि आप मेडिकेशन जब लेने जाते हो, मेडिकेशंस के अगेंस्ट कोई भी काउंसलर नहीं है, कोई भी साइकोलॉजिस्ट नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। मेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हो, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया है, या आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है, बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर है, आपको सीवियर क्लिनिकल डिप्रेशन है, आपको एनजाइटी डिसऑर्डर है, आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, ठीक है, आपको साइकोसिस है, तो ऐसे जो भी चीज़ें हैं वो मेडिकेशंस के इंटरवेंशन से ही ठीक फील बेटर आप करेंगे। आप कम से कम आप मेडिकेशंस लेके उस लेवल पे आएंगे कि अगर आप उसके साथ साथ में काउंसलिंग कंटिन्यू करते हैं तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। सिर्फ मेडिकेशंस भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं करते, और कुछ कुछ मामले में सिर्फ काउंसलिंग भी काम नहीं करती। लेकिन यूजुअली मैक्सिमम इश्यूज इंडियंस में जो है, इंडियंस में स्पेसिफिकली मैंने एक चीज़ देखी है कि रेगुलरली वो अपने इश्यूज को बर्डन उसका बनने देंगे, उसको ओवरलैप होते रहने देंगे, तो उनके जो भी इमोशनल इश्यूज है वो बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, दिन के दिन निकलते जा रहे हैं, महीने के महीने, साल के साल। उनका जो इशू आज से 10 साल पहले था, फाइनेंशियल इशू, करियर का इशू, उनकी फैमिली से रिलेटेड इशू, उनका रिलेशनशिप का इशू, जो भी इश्यूज आज से, अल्कोहल का इशू, स्मोकिंग का इशू, 10-10 साल 20-20 साल से वही इशू है, वो पाइल अप होता जा रहा है। और जब ये इशू पाइल अप होते जाएंगे, अचानक से वो कोई ना कोई डिसऑर्डर में तब्दील होंगे ही होंगे, ये फॉर श्योर है। तो जो प्रिवेंटिव है, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट इंडिया में बहुत लोग सीख कर रहे हैं, एडिक्शन का ट्रीटमेंट बहुत लोग सीख कर रहे हैं, ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर, उसके बाद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट सब लोग सीख कर रहे हैं, पर किसी का प्रिवेंशन सीख नहीं कर रहे। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं डायबिटीज़ के लिए प्रिवेंशन सीख करते हैं कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हम कुछ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, बहुत सारे और चीज़ों के लिए जो लोग प्रोटेक्टिव मेजर्स अपनाते हैं, ठीक है। लेकिन जब मेंटल हेल्थ की बात आती है इंडिया में, तो लोग करेक्टिव मेजर्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो इसको एक्नॉलेज ही नहीं करते इस प्रॉब्लम को, कि उनको लग रहा है कि यार ब्रेकअप हो गया, क्या बात होगी, लेकिन वो ब्रेकअप का क्या इम्पैक्ट हुआ, उसने क्या पाइलअप बनाया आपके माइंड में, हमको नहीं मालूम। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने कौन सी चीज़ बिठा ली, आपके बिहेवियर में क्या चेंज आ गया, क्या आपने मेमोरीज या कुछ ट्रॉमा आपने एब्जॉर्ब कर लिया, नहीं मालूम। लेकिन साल भर साल बीतते गए, वो बड़ा बड़ा होता गया, और अचानक से वो कोई डिसऑर्डर में हुआ, फिर अचानक से वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। अब साइकेट्रिस्ट जो, जब इतने साल का जो बिल्डअप होके अगर कोई साइकेट्रिक इशू प्रॉब्लम आई है, तो वो उसको इमीडिएटली सॉल्व नहीं कर सकता। तो आपकी मेडिकेशन स्टार्ट होती है 3 महीने की पहले, फिर 6 महीने की, फिर साल की, फिर 2, ऐसे 3-3 साल 4-4 साल मेडिकेशन लेते हुए निकल जाते हैं। मेडिकेशन के साथ वो काउंसलिंग भी नहीं लेते, तो उससे क्या होता है कि मेडिकेशन सिम्टम्स से रिलीफ दे रही है, पर उनको एम्पावर नहीं कर रही कुछ बहुत ज़्यादा बेटर बनने के लिए, या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चेंजेस करने के लिए लाइफ में, या इस चीज़ से पूरी तरीके से बाहर आने में हेल्प नहीं कर रही। तो फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, शिकार भी हो जाते हैं दवाइयाँ ज़्यादा टाइम लेने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट का। और फिर जो पहले से इशू था वो तो था, फिर दूसरा इशू आ गया कि जो दवाइयाँ हैं उसका भी साइड इफ़ेक्ट है।
तो फिर उसके बाद वो सोचते हैं चलो हम काउंसलर के पास जाते हैं, और जब वो काउंसलर के पास आते हैं पाइलअप, इतना बड़ा पाइलअप लेके, फिर उसके बाद साइकेट्रिक मेडिकेशन का रेसिड्यू लेके, और फिर वो सोचते हैं कि काउंसलर अब एक जादू की छड़ी चलाएगा, बहुत कुछ मैजिक वैंड चला देगा उनके ऊपर, आज एक सेशन। तो इसी में एकदम इमीडिएटली वो काउंसलर से पूछेगा सर कितने सेशन लगेंगे, ठीक है। अगर काउंसलर ने बोल दिया 10 सेशन, तो शायद वो काउंसलिंग लेने की प्रोसेस भी स्टार्ट ना करे। अगर काउंसलर ने ऐसा बोल दिया, उनको लगा अरे बाप 10 सेशन मतलब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, पर उन्हें ये नहीं मालूम कि वो 3 साल इतने मंथ्स इस इश्यूज से या 10-10 साल इस इश्यू से सफ़र करके आए, तो उसको उससे बाहर निकलने में आपको टाइम तो लगेगा इमीडिएटली। फिर अगर हम उनको बोले कि सर 2-3 सेशन में कुछ हो जाएगा, तो उनको बहुत अनरियलिस्टिक ये गोल्स हो गए, हम उनको गलत गोल्स दे रहे हैं, उनको फिर इफेक्ट नहीं आएगा। थोड़ा बहुत इफेक्ट उनको आता है फर्स्ट सेकंड सेशन के बाद, तो उनको काफ़ी बेटर फील होता है, लेकिन उनको लगता है हम सुपरमैन बन गए, अभी हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो काउंसलिंग लेना छोड़ देते हैं 2-3 सेशन के बाद। दवाइयाँ छूट गई, काउंसलिंग 2 सेशन के बाद छोड़ दिए, लेकिन काउंसलिंग के बाद क्योंकि जो इश्यूज थे वो स्टार्टिंग में थोड़े और हाईलाइट होने लग जाते हैं, जो दबी हुई चीज़ें वो उठ जाती है, तो उसको एड्रेस करना भी ज़रूरी होता, तो वो नहीं होता। तो 2-3 सेशन लेके काउंसलिंग छोड़ दी। उसके बाद आगे 3-4 महीने के बाद, कभी कभी 6 महीने के बाद, कभी कभी 1 साल के बाद अचानक से वो उनके जो इश्यूज है और डबल हो जाते हैं, क्योंकि मेडिकेशन नहीं है, काउंसलिंग नहीं है, इश्यूज वैसे पाइलअप होते जा रहे हैं। वापस से वो काउंसलर के पास गए, सर याद है सर मैं 1 साल पहले आया था। मैंने बोला हाँ 1 साल पहले आया था, लेकिन उसके बाद आपको फॉलोअप दिए थे सेशंस। हाँ सर मुझे टाइम नहीं मिला। फिर वापस से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो मैं बोलता हूँ कि ये, क्योंकि ये वीडियो मैं बना तो रहा हूँ उसके लिए कि जो लोग काउंसलिंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये पर्सपेक्टिव पता होना भी ज़रूरी है, जो काउंसली का जो क्लाइंट का माइंडसेट है, और इंडिया में जो अवेयरनेस का जो लेवल है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप काउंसलिंग करना चाहते हो तो, और अगर आप काउंसलिंग को प्रोफेशनली भी एज अ करियर भी चूज़ करना चाहते हो, तो इससे मैं ये भी दे सकता हूँ, मेरे मैसेज जो क्लाइंट्स को भी दे सकता हूँ, या जो लोग काउंसलिंग सीख करते हैं, कि प्रिवेंटिव काउंसलिंग क्यों ना सीख की जाए। आपकी फैमिली में कोई अभी एडिक्ट हो रहा है, कोई सब्सटेंस के साथ या अल्कोहल के साथ, या नई सिगरेट किसने स्टार्ट की, या आपकी रिलेशनशिप के अंदर जो इश्यूज है वो जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं, अभी आपकी पहली फाइट हुई, या पहली बार आपके पार्टनर ने आपके ऊपर हाथ उठाया, या पहली बार आपकी इन-लॉज के साथ आपका कुछ झगड़ा हुआ, या पहली बार आपका कोई ब्रेकअप हुआ, उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हुआ, आपकी लाइफ में कोई भी पहली बार आपकी लाइफ में आपके बिजनेस में लॉस हुआ, तो ये सब इंसिडेंट्स, ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में बस पहली बार हुए, पर आपको उस टाइम पे ही आके इसका आप कंप्लीटली आप निवारण कर लो। क्योंकि क्या होगा कि ये इंसिडेंट होंगे, आप बाद में वापस ऐसे इंसिडेंट्स को अट्रैक्ट करोगे, और धीरे धीरे जब पाइलअप होगा तो इतनी जल्दी एड्रेस नहीं किया जा सकेगा इशू। तो प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ अगर काउंसलिंग इंडिया के लोग लेने लग जाए, और इंडिया की मेंटल हेल्थ सुधर जाए, तो इंडिया की प्रोडक्टिविटी, खासकर जो यंगस्टर्स है, जो मेन हमारा जो वर्क फोर्स है, वो प्रोडक्टिविटी अटमोस्ट परफॉर्मेंस पे चलेगी। तो इसलिए काउंसलिंग की अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस जितनी की जा रही है उतनी कम है, लेकिन मेन है कि जो लोगों तक ये चीज़ शायद नहीं पहुंच रही है कि प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ मेजर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दो। करेक्टिव मेजर्स तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। करेक्टिव मेजर्स में मेडिकेशन हो सकता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर हो सकता है, साइकेट्रिक मेडिकेशन हो सकती है, बहुत सारा काउंसलिंग सेशंस हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके लिए रिसोर्स फाइनेंशियली इंटेंसिव हो। तो प्रिवेंटिव मेजर्स लोगे तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी आपको इन्वेस्टमेंट हैवी भी नहीं लगेगा, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा स्पेंड कर लिया अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स लोगे, क्योंकि आपका इश्यू जस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो सॉरी डिविएट होने के लिए थोड़ा सब्जेक्ट से, क्योंकि ये भी एक बात थी जो मैं शेयर करना चाहता था। ठीक है, एक्टिविटी लिसनिंग। तो हैव यू एवर हैड एन हेल्पफुल एक्सपीरियंस व्हेन यू टॉक विद समवन अबाउट अ प्रॉब्लम? इट कुड बी अ फ्रेंड, अ फैमिली मेंबर who simply listened to you. They did not give you a solution, give advice, or tell what to do. They simply listened while you talked about your thoughts and feelings. After sometimes you felt better, and because you talked about it and felt heard, sometimes just the experience of talking. ठीक है, फैमिली के अंदर क्या हो गया कि हर पर्सन अपने मोबाइल में लग गया, हर पर्सन अपने काम पे लग गया, हर पर्सन इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। हस्बैंड काम कर रहा है, वाइफ काम कर रहे हैं, और बच्चों को टाइम नहीं मिल रहा है। जो फैमिली है, कोई ओल्ड एज होम में है, कोई और कहाँ अलग जगह रह रही है, तो सब लोग डिस्कनेक्ट हो गए। कनेक्ट होते होते जियो ने सबको कनेक्ट तो कर लिया, पर इंटरनली सब लोग डिस्कनेक्ट हो गए, अलग अलग हो गए। अब ये जो डिस्कनेक्शन है, इस वजह से क्या हो रहा है कि किसके पास कोई सुनने वाला पर्सन नहीं है।
हर बंदे के अंदर फीलिंग्स भर भर के दबी पड़ी हुई है, भर भर के इतनी सारी अंदर फीलिंग्स दबी हुई है, लेकिन उस पर्सन को सुनने वाला कोई पर्सन नहीं है। तो इस मामले में काउंसलर एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो ट्रेन प्रोफेशनल है, जो एक नॉन जजमेंटल लैंडिंग ईयर दे सकता है पर्सन को, उसकी प्रॉब्लम को सुने। पर हर पर्सन की लाइफ में एक पर्सन होना चाहिए जो उसकी बात को सुने, सिर्फ सुने, कोई सोल्यूशन मत दे। सिर्फ किसी पर्सन के सामने अपनी बात को सुनाना और एक्सप्रेस करना ही इतना ज़्यादा अपने आप में कंफर्टिंग होता है, आपका आधा जो बाहर है आपके अंदर वो ऐसे ही खत्म हो जाता है। इसलिए अगर एक काउंसलर जो है वो एक लैंडिंग ईयर होता है, बहुत अच्छा सुनने वाला होता है, बहुत ज़्यादा लिसनर होता है, तो एक इफेक्टिव काउंसलर हो सकता है। तो ये हम लोग क्लाइंट पर्सपेक्टिव से भी अब क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता होगा क्लाइंट जो है आप उसको डिलीवर करने वाले हो, ठीक है। जो क्लाइंट है आप उसको अपनी सर्विस डिलीवर करोगे। तो क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करेंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो उससे क्या होगा कि आप अच्छे से समझ पाओगे कि काउंसलर कैसा होना चाहिए, एक क्लाइंट कैसा होता है। अगर आपको पता चलेगा तो आपको ये पता होगा कि काउंसलर कैसा होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट को हम मॉडिफाई नहीं करेंगे, क्लाइंट के हम बिहेवियर को मॉडिफिकेशन करने की हेल्प करेंगे, पर हमको अडेप्ट करना है अपने आप को, आपको बेंड करना है, ठीक है, फ्लेक्सिबल बनाना है क्लाइंट के हिसाब से, ठीक है। की पॉइंट्स अबाउट एम्पैथिक लिसनिंग, एम्पैथी दिखाते हुए लिसनिंग कैसे करें। लिसनिंग इज एक्टिव कंटिन्यूसली, आपके कान खुले हैं। देयर इज मोर टू लिसनिंग दैट सिंपली नॉट टॉकिंग। अभी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सामने पर्सन के सामने बस ऐसे बैठ जाओ, आंखें दिखा के उस पर्सन को, और ऐसे ऐसे सिर हिलाते रहो, और पर्सन आपके इश्यूज को एक घंटा तक शेयर कर रहा, और आप ऐसे हाँ ओके 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 ऐसे करते रहो। ये इसका मतलब लिसनिंग है? नहीं, लिसनिंग मतलब है कि अगर आपके पर्सन ने, जब आपके क्लाइंट ने बोलना बंद किया, तो जो जो उसने उस टाइम तक आपको बोला, आपको या तो वो मेंटली याद रहा हो, या तो आप उसको पेपर पे लिखते रह रहे हो। There are verbal and non-verbal components to listening. You can listen without saying anything. तो मैं कुछ बोल नहीं रहा, मैं कान से सुन रहा हूँ और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि क्लाइंट कितनी बार मेरे से आई कांटेक्ट करता है, क्लाइंट्स कितनी बार इधर उधर देखता है, क्लाइंट्स कितनी बार नीचे देखता है, क्लाइंट्स के हाथ जुड़े हुए, क्लाइंट्स के हाथ टेबल के ऊपर है, या क्लाइंट कैसे एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, ठीक है। तो उससे भी मैं लिसन करूँगा, क्लाइंट को जानने की कोशिश करूँगा। लिसनिंग इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट वन सेंस। जैसे मैंने बोला था कि आप अपनी सारी सेंसेस का यूज करते हो लिसनिंग करने के लिए। इट इज नॉट जस्ट हियरिंग विद योर ईयर्स, बट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग विद योर आईज एंड सेइंग थिंग्स एट टाइम्स। इट कैन इंक्लूड टच एज वेल, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग इज ऑल्सो कम्युनिकेटिंग व्हाट यू हैव हर्ड एंड अंडरस्टूड, ठीक है। आप कम्युनिकेट, सामने वाले पर्सन को आप कैसे बताओगे कि आपने उसको सुना है, ठीक है। तो अगर सामने वाले पर्सन ने बोला कि सर yesterday my boyfriend was talking to me on chat and then I don't know why he felt angry on me and then he told me that he doesn't want to be with me and he blocked me. ओके, सो मैं अपने क्लाइंट को बोलूँगा, अच्छा सो इट सीम्स when you were talking to your partner and he did not pay attention to you, you must have felt so hurt at that time and maybe you needed to talk to him and he was not available and he did not regard your feelings at that time. Okay, so आप उसको बता रहे हो कि मैं सुन रहा हूँ, साथ साथ में मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तूने क्या क्या फील किया। क्योंकि क्लाइंट को जब तक ये ट्रस्ट नहीं मिलता कि जो काउंसलर है वो सिर्फ मेरी बात को नहीं सुना, वो मेरी बात को सिर्फ समझा नहीं, उसने वो फील किया जो मैंने फील किया। क्योंकि यहाँ पे इमोशंस की बात आती है, जो हम लोग हमेशा जो हमारे इमोशंस को समझ पाता है, हम उसकी तरफ ज़्यादा ओपन अप होते हैं, हम उससे ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, हम उसके साथ ज़्यादा जुड़ते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो क्लाइंट है या जिस भी पर्सन को आप काउंसलिंग दे रहे हो वो आप पे ट्रस्ट दिखाए और आपको फॉलो करे और आपकी सजेशंस को वो फॉलो करे, अगर आप ये चाहते हो तो पहले उनको आप भरोसा दिलाइए कि आप ऑलरेडी फील कर पा रहे हो कि वो क्या फील कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। ये क्या करेंगे, एक्टिव लिसनिंग क्या होगा, विद योर बॉडी आप जो डिस्टेंस है आप थोड़ा क्लाइंट की तरफ हल्का सा लीन कर सकते हो। इतना लीन नहीं करना आप डायरेक्ट उसके फेस पे जाके चिपक जाओ, ठीक है। आप हार्ट के साथ उस पर्सन का जो पेन है उसको फील कर सकते हो, इसके साथ ये हुआ, अच्छा ये हुआ, ओके ओके। आप दिल के साथ थोड़ा एम्पैथी दिखा के फील कर सकते हो। कानों के साथ आप एक्टिवली सुन सकते हो, आईज के साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और जो माउथ के साथ है, ठीक है,
बातों के साथ ये नहीं होगा कि आप जैसे क्लाइंट ने आपको अपना इशू बताया और आपने बोला नहीं नहीं आपको तो ऐसा करना चाहिए था, नहीं आप ऐसे करो, आपने ऐसा किया ना इसलिए ऐसा हुआ, आपको ये नहीं करना, नहीं डायरेक्टली उसको आप सोल्यूशन नहीं दोगे, आप सबसे पहले पैराफ्रेज करोगे, ओके आपके साथ ये हुआ तो मतलब आपको ऐसा फील हुआ होगा, तो ऐसा इस तो फिर अच्छा, तो आप धीरे धीरे पहले तो आप दिखाओगे कि आप जान रहे हो, आप समझ रहे हो कि वो पर्सन क्या बोल रहा है। और यूजुअली काउंसलिंग सेशन में ये सब कुछ होता है। तो अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में चाहते हैं काउंसलिंग एक्सपीरियंस करना, या उनके माइंड में एक टैबू है काउंसलिंग से रिलेटेड, यार काउंसलिंग तो मेंटल लोग लेते हैं, या काउंसलिंग लूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, तो आप पहले जान लीजिए कि काउंसलिंग का प्रोसेस कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, काउंसलर आपके साथ कैसे बिहेव करता है, काउंसलिंग का आइडियलिस्टिक सेशन कैसा होता है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, तो बेसिक एथिक्स क्या होते हैं काउंसलिंग के। तो अगर आप क्लाइंट पर्सपेक्टिव से भी ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए, मेरे मैरिज इश्यूज फंसे हुए अटके हुए हैं, फाइनेंशियल इश्यूज में मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है, करियर गाइडेंस मुझे नहीं मिल पा रहा है, या एडिक्शन इश्यूज है, हैबिट्स है, या कॉन्फिडेंस मेरा बहुत ज़्यादा लो है, या बहुत सारे मेरा बिलीफ सिस्टम है वो रेक्टिफाई करना ज़रूरी है, बहुत सारे फियर्स है मेरे माइंड में, और बहुत सारी पास्ट मेमोरीज मुझे डिस्टर्ब करी, ये सारी इश्यूज आप लेके बैठे हो, पर सोच रहे हो कि काउंसलर के पास जाऊं कि नहीं जाऊं, फिर सोचते हो साइकेट्रिस्ट के पास जाऊं कि नहीं जाऊं, फिर बाद में सोचते हो कि दोनों के पास नहीं जाते, हम लोग कोप अप मैकेनिज्म अपनी खुद की बनाते, तो क्या होगा, रिलेशनशिप नहीं चल रहा, चलो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करो, ठीक है। वापस से ये क्लाइंट भी सुन रहा है ये वीडियो, और जो काउंसलर बनना चाहता है वो भी ये वीडियो सुन रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप नहीं चला, चलो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाते हैं, बिजनेस में लॉस हो गया, XYZ कुछ हो गया, चलो ड्रिंकिंग की हैबिट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कोई लाइफ में कुछ स्ट्रेस आ गया, चलो स्मोक कर लेते हैं। तो फॉल्टी कोप अप मैकेनिज्म्स मत बनाओ, बिल्कुल भी फॉल्टी कोप अप मैकेनिज्म्स लाइफ में मत लेके आओ। फॉल्टी कोप अप मैकेनिज्म्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को डबल कर देगी, 4 गुना बढ़ा देगी। नेक्स्ट आता है कि एक्टिव और एम्पैथिक लिसनिंग क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है। वो सामने वाले पर्सन को एनकरेज करता है और ज्यादा बात करने के लिए, और आपको अंडरस्टैंडिंग गेन करने के लिए, और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग से आपका और क्लाइंट का जो बॉन्डिंग है वो इम्प्रूव होता है। तो कैसे हम करेंगे, पहला है कि आपको वो वर्ड्स भी सुनने हैं जो वो क्लाइंट आपसे कह रहा है, और आपको उसकी टोन भी समझनी है कि वो क्या टोन में वो कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वो क्या वर्ड्स यूज कर रहा है, क्या एडजेक्टिव यूज कर रहा है, अपने इशू को डिस्क्राइब करने के लिए आपको समझना है, उसकी इंटेंसिटी समझनी है, ठीक है। आपको उसके लॉजिक के पीछे और उसके जजमेंट के पीछे नहीं जाना है, ठीक है। उसके हैंड मूवमेंट्स क्या है, फेस के एक्सप्रेशंस क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसको भी समझना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कि आप कैसे आपके हर्डल्स को रोक सकते हो, आपकी लिसनिंग खराब कैसे हो सकती है। पहले है कि आप सिर्फ पूरे मैसेज को नहीं सुन रहे हो, बीच में ही उस पर्सन को आप इंटरप्ट कर रहे हो, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो, क्लाइंट आपसे अपना इशू शेयर कर रहा है, आप यहाँ वहाँ देख रहे हो, आप अपना फोन ले रहे हो, तो वो भी एक गलत सिग्नल देता है क्लाइंट को, वो आपका ट्रस्ट खराब कर सकता है। उसके बाद आपका पर्सनल वैल्यू सिस्टम, आपके रिलीजियस वैल्यू सिस्टम, आपके कल्चरल वैल्यू सिस्टम के हिसाब से क्लाइंट ने जो किया है वो सही नहीं है, या क्लाइंट का डिसीजन सही नहीं है, या क्लाइंट जो बोल रहा है सही नहीं है, तो भी आप उस पर्सन को जज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इमीडिएटली क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करना, जब वो कोई पर्सन आपसे कुछ शेयर कर रहा है और आप इमीडिएटली रिप्लाई कर रहे हो, वो भी सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज बैरियर। आपको एक ऐसी लैंग्वेज आपको चूज करनी है जो आपके लिए और आपके क्लाइंट के लिए, दोनों के लिए ही यूजफुल हो। तो अगर आप क्लाइंट से पहले परमिशन ले सकते हो, उससे पूछ सकते हो कि वट एवर लैंग्वेज कैन हेल्प इन द सेशन, वट एवर लैंग्वेज कैन हेल्प यू एक्सप्रेस इन अ बेटर वे, वी विल चूज दैट लैंग्वेज एज द लैंग्वेज फॉर आवर सेशन, ठीक है। 2 टाइप के लिसनिंग होते हैं, वर्बल लिसनिंग एंड नॉन वर्बल लिसनिंग, ठीक है। वर्बल लिसनिंग में क्या होता है कि आप क्लाइंट को बोल के बता रहे हो किसी तरीके से कि मैं आपको सुन रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली आपका क्लाइंट क्योंकि बहुत सारी डेटा आपको देगा, तो आप बहुत ज्यादा एक्टिवली बड़े बड़े वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, जैसे अच्छा ये हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर बताइए, फिर कैसे हुआ, नहीं। आप यूजली ओके यस ओके, आप ऐसे वर्ड्स यूज करोगे जहां पे आप क्लाइंट को इंटरप्ट भी नहीं करते फ्लो के लिए, और आप उसे एक इंडिकेशन भी देते हो कि आप उसे सुन रहे हो। तो वर्बली आप ऐसे एक्सप्रेस करोगे क्लाइंट को। सेकंड, नॉन वर्बली क्या होगा, नॉन वर्बली बिना क्लाइंट को बोले, अगर आपको बिल्कुल क्लाइंट को कुछ नहीं बोलना, फिर भी उसको इंडिकेशन देना है कि हाँ मैं तुझे सुन रहा हूँ, तो आप उस पर्सन को फेस करोगे, दूसरी तरफ आपका फेस नहीं होगा। आपका जो पोस्चर होगा वो क्रॉस आर्म्स, क्रॉस लेग्स का एकदम स्टिफ पोस्चर नहीं होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा क्लाइंट की तरफ लीन करोगे, सुनने की तरफ, तो उसको लगेगा कि आप डायरेक्टली सुन रहे हो। आप बहुत ज़्यादा अपनी चेयर पे एकदम स्ट्रेट होके बैक की तरफ लीन करके बैठोगे तो वो डोमिनेंट की तरह लगेगा,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका आई कांटेक्ट कंटिन्यूसली क्लाइंट के साथ होना चाहिए। आप एकदम क्लाइंट के साथ घूर के क्लाइंट को कंटिन्यूस नहीं देख सकते, आप कोई एक जगह पे कंटिन्यूसली नहीं देख सकते, पर अब थोड़ा थोड़ा क्लाइंट को देखोगे फिर अपने तरफ आओगे, आप ऐसे आप जो आपका आई कांटेक्ट रख सकते हो। आप रिलैक्स स्टेट में होगे, क्योंकि अगर आप रिलैक्स स्टेट में होगे तो क्लाइंट भी रिलैक्स स्टेट में होगा। कभी कभी अगर आप नए हो काउंसलिंग में, आप काउंसलिंग कर रहे हो तो आप भी बहुत ज़्यादा अफ्रेड हो सकते हो, एंशियस हो सकते हो, पर किसी को भी दोनों में से एंशियस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लाइंट आपके पास आ रहा है, वो अपने इश्यूज़ को लेकर आ रहा है, वो पहले से एंशियस है। और क्लाइंट को एंशियस होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि काउंसलिंग प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको जजमेंट का फियर नहीं है, बिल्कुल भी आपको आपकी इन्फॉर्मेशन प्राइवेट नहीं है, ऐसा कोई फियर नहीं है। इसलिए आपको एकदम बिंदास होके, एकदम केयर फ्री होके काउंसलिंग के लिए आना चाहिए। ठीक है। एक्टिव लिसनिंग, ठीक है, एक्टिव लिसनिंग की एक्टिविटी क्या है, ये आप एक्टिविटी को कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे टेबल में कि लिसनिंग और नॉट लिसनिंग, क्या लिसनिंग सही है और नहीं लिसन करना क्या होता है। देखो लिसनिंग में क्या होता है कि आप अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस के बारे में अवेयर होने आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन काउंसलिंग के लिए बहुत प्राइवेट और क्वाइट प्लेस होनी चाहिए, आप स्टिल होने चाहिए, इंटरेस्टेड फील करने चाहिए। आप सामने वाले पर्सन के रुकने का वेट करेंगे। इंटरप्ट अगर आप करते हैं अपने क्लाइंट को तो आप उससे एक अपॉलॉजी मांगेंगे, आप बोलेंगे कि आई नीड टू इंटरप्ट बिकॉज आई हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू। ठीक है। आप उस पर्सन को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं जज करोगे बिल्कुल भी, और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा आप क्लाइंट के साथ नहीं शेयर करोगे, क्योंकि उससे वो वन साइडेड एडवाइस साउंड कर सकता है। ठीक है। ओवर सिंपैथी आपको क्लाइंट को नहीं दिखानी है, एम्पैथी दिखानी है, पर आपको बाउंड्री मेंटेन करनी है एथिक्स की। उसके बाद सामने वाले पर्सन के लिए आपको सॉरी फील बिल्कुल भी नहीं करना, उसे विक्टिमाइज नहीं करना, क्योंकि हम उस पर्सन को उसकी प्रॉब्लम से निकालना चाहते हैं। जब आप उसको पिटी करते हो, उसे छोटा फील करवाते हो, तो उसे लगता है कि शायद वो इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ सकता। आपको क्लाइंट को बहुत ज़्यादा भी बोल सकते हैं कि ओवर रियलिस्टिक, ठीक है, जो रियलिस्टिक गोल्स नहीं है वैसे गोल्स नहीं दिखाने। स्टेप बाय स्टेप आपको काउंसलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ना है और बिल्कुल भी क्लाइंट को इंटरप्ट नहीं करना है। क्वेश्चंस को जो क्लाइंट से आप रेपिटेटिवली क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ओपन एंड क्वेश्चंस, क्लोज एंड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज से क्लाइंट को लगना चाहिए कि आप उसे सुन रहे हो। क्लाइंट की बॉडी लैंग्वेज का भी आपको ध्यान रखना है। जहां जहां आपको साइलेंस दिखाने की जरूरत है या क्लाइंट आपको साइलेंस दिखाता है, आपको उसको भी समझने की जरूरत है। बिल्कुल भी क्लाइंट के सामने आप इरिटेटेड, बोर्ड, टायर्ड, यॉर्निंग, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्लाइंट जो आपसे डेटा शेयर कर रहा है, बिल्कुल भी आप ऐसा मत दिखाइए। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस भी मत पूछिए क्लाइंट को, बहुत सारे क्वेश्चंस भी मत पूछिए, वो उनको इरिटेट कर सकता है। ठीक है। और अपने हिसाब से उनकी डेटा को आप एनालाइज मत करिए। अगर क्लाइंट आपसे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, हो सकता है उसके हिसाब से सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा है आपसे सिलेक्टिव डेटा ले रहे हो, तो आप सब इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करिए। कभी कभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपकी नज़र में काम की नहीं थी, वो आपको बाद में काम आ सकती है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चंस क्या किस टाइप के होते हैं, ओपन एंड क्वेश्चंस, ठीक है, और क्लोज क्वेश्चन। ठीक है। ओपन एंड क्वेश्चन में क्या होता है, वो वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर आप सामने वाले पर्सन को बहुत सारा स्कोप देते हो बोलने का। जैसे कि व्हाट बॉट यू हियर टुडे, ठीक है, तो किस चीज़ के लिए काउंसलिंग सेशन के लिए आया, तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रेगनेंसी, हाउ डू यू फील अबाउट दिस सेपरेशन, हाउ डू यू फील अबाउट योर इश्यू, हाउ डू यू फील अबाउट दिस डाइवोर्स नोटिस विच यू हैव गॉट, हाउ डू यू फील अबाउट दिस बिजनेस लॉस, हाउ डू यू फील अबाउट दिस इमोशनल ब्रेकडाउन या ब्रेकअप। ठीक है। तो एक वाइड क्वेश्चन है जहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने मिल सकती है। फिर हाउ डज दैट मेक यू फील, ठीक है, ये ओपन क्वेश्चंस हो गए। क्लोज क्वेश्चंस में क्या होता है, आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हो, येस और नो क्वेश्चंस। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर मैटर में उनसे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो व्हाट इज योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, इज द प्रेगनेंसी प्लान्ड, वेयर डू यू वर्क, आर यू रेडी टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग, आर यू रेडी टू चेंज योर बिहेवियर, आर यू रेडी टू टेक स्टेप्स which are required to change the behavior, are you ready to make amendments, or are you ready to follow suggestions post this counseling session। ठीक है। एक्टिविटी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है। रिफ्लेक्शन स्किल्स, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग मतलब कि आप एक मिरर बन जाते हो अपने लिए, क्लाइंट के लिए। जो क्लाइंट अपने अंदर देख रहा है आप उसी को दिखाते हो अपने वर्ड्स के थ्रू, आपकी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। तो इसमें क्या होता है कि ये कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती, क्लैरिफिकेशन होता है, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट आपसे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करता है,
आपने उसको अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किया होता है, आपका वर्जन अलग होता है, पर आप जब तक क्लाइंट को कम्युनिकेट नहीं करोगे रिफ्लेक्शन के थ्रू, तो अगर वो अलग होगा वर्जन तो क्लाइंट आपको करेक्ट कर पाएगा। और वेरिफिकेशन भी होती है इस इन्फॉर्मेशन की कि जो क्लाइंट ने बोला वही आपने समझा, वही आपने इम्प्लीमेंट किया और उसी के बेस पे आपने उनको सजेशंस दिए। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स को करना होता है, रीस्टेटिंग रीफ्रेमिंग करना होता है, एफर्मेशन और समराइजिंग। ठीक है, एक एग्जांपल, बहुत सारे और एग्जांपल्स होंगे जो प्रैक्टिस बुक में होंगे, ठीक है, जो मैं आपसे पीडीएफ फाइल पीपीटी फाइल शेयर करूंगा। तो उसमें क्या है कि विमेन बोलती है कि आई एम द ओनली वन वर्किंग इन माई फैमिली, माई मदर एंड माई सिस्टर एंड हर 2 children stay with me and my 3 kids. I can't afford the school fees for my own children's safety, so I don't know what I'm going to do. Now I am pregnant again. तो काउंसलर सेज यू साउंड वरीड एंड ओवरवेल्म्ड। तो इस सभी को उसने पैराफ्रेज किया है, ठीक है, और उसकी जो फीलिंग्स है उससे स्टेट किया है वापस से, रीस्टेटिंग रीफ्रेमिंग एफर्मेशन समराइजिंग, ठीक है, और रिफ्लेक्टिंग। ये सारी चीजें आपको यूज करनी है। तो एक्टिविटीज है अराउंड 9 एक्टिविटीज है जो आपके लिए है, जो आप सॉल्व करेंगे आपके घर पे बैठ के, क्योंकि काउंसलिंग है। आप प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उससे सीखेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, आई एम द ओनली वन वर्किंग इन माई फैमिली, माई मदर, ओके दिस वन इज डन। ओके, वन क्वेश्चन वी विल टेक हियर। ठीक है, नेक्स्ट इज रीस्टेटिंग एंड रीफ्रेजिंग। रीस्टेटिंग मीन्स क्लाइंट ने जो आपसे कहा है वापस से वही क्लाइंट को वापस से स्टेट करोगे, ठीक है। रीस्टेट कैसे करना है, यूज योर ओन वर्ड्स टू एक्सप्लेन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, आपके वर्ड्स में आप एक्सप्लेन करोगे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है क्लाइंट की प्रॉब्लम की। उसके बाद आप थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अगर क्लाइंट आपसे बहुत ज्यादा हार्श वर्ड्स में कुछ एक्सप्लेन कर रहा है या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वर्ड्स यूज कर रहा है, तो आपके पास कोई अप्रोप्रिएट वर्ड्स है, आप उसे इंटरचेंज करके रीस्टेट कर सकते हो। रीफ्रेज करोगे कंटेंट को भी, ठीक है, रीफ्रेज कंटेंट और फीलिंग्स को भी। और कन्वे एम्पैथी, एक्सेप्टेंस एंड जेन्युइननेस, कि आप जेन्युइनली उस प्रॉब्लम को समझ रहे हो, उसके कंटेक्स्ट को समझ रहे हो, फीलिंग्स को समझ रहे हो, क्लाइंट को समझ रहे हो। एग्जांपल, women says I am so angry with my husband, I just want to kill him, he makes me so mad. So I don't think the women really wants to kill her husband right now. The counselor will say it sounds like your irritation and frustration, two things. She feels like she wants to kill the husband because she is irritated and frustrated with your husband has increased, okay, and is reaching a climax. So पानी सिर से ऊपर चढ़ गया है। तो you have to also modify the statement of your client in simpler words, in words which are appropriate, in words which are justified, in words which actually follow the context. Okay, start a statement like phrases like, okay, what I am understanding is this has happened with you. Okay, in other words it means like so and so. So basically what you are saying is that your husband did not value your feelings and then he did example something. Okay, do you mean that he never appreciated you? Okay, it sounds as if you are so much bored and tired in your life and do not have any goal in your life. I am not sure that I am understanding you correctly, but do you mean to say like this? You sound dash, I gather this information. So you are always giving the client an opportunity to change the person's version if it is over exaggerated, or if the person wants to use more correct words, then you give that client the option to do that. One example for practicing this, then other examples you can practice on your own. I started seeing this guy, we spent quite a bit of time together and I really like him. We were really careful and had protected sex. After 2 months, my boyfriend said he does not want to use a condom. He said that if I trust him, I should ask him to use a condom. Now I am pregnant. I do not know what to do. The client will rephrase and restate this situation is, it sounds as though you were asked to make a difficult choice. So yes, it is a difficult choice to choose between the partner and the trust and the sexual relationship. And that you are not comfortable in making. Okay, you are also stating that she was not comfortable and now you are unsure of how to deal it. Okay,
So the unsurety part of how to deal it, but then there is also a ray of hope that there can be some ways to deal with the consequence. Okay, there are other examples which you need to practice. Now what is affirmation? Affirmation is, this skill is very similar to how teacher affirms you. Affirmation means saying positive words. It can be to yourself, to your clients. First, an important thing, particularly in India, when a client comes to you for counseling, he is actually making a very big choice, very brave choice, and I will say he is one of the most intelligent, intellectual, rational person, I'll say. Because he has taken this decision, you should actually compliment your client for taking the session, for booking the session, for being available for the session. Okay, because that is a very rare case. So when you motivate your client, when you affirm the client, okay, when you give them rewards verbally, your client becomes more interested in the counseling session. He wants to pursue counseling. He has more faith and more trust in the counseling session. Okay, general guidelines for counseling is never be judgmental. Okay, if the client says, I hate my husband, okay, now this is an extreme statement, but never say to your client that hatred, that is an extreme emotion. No, you can say that what bothers you about him. Okay, never ever support your client in hate or extreme emotion. Second is, don't impose your morals. If something you do in your life is right and you feel others, they don't do it or they do it are wrong, then don't impose your morals on the client. Okay, if your client says there is no God, okay, so never say to your client that God is there, God made us, God is the creator, God helps us. If you say this, you will be punished. God gave up his life for our sins. Don't say all these words. You have to ask your client, when did you start feeling this? Okay, from when do you feel that God is bad, or from when do you feel that God is not present, okay, or God is not there? Okay, then empathize, don't sympathize or pity. Don't sympathize or pity, because then that will make the person, your client, powerless, and then a powerless person will not be available for change. So you have to always give that person power. Next is, don't encourage blaming. Never ever encourage blaming your client or another person whom your client is referring. If your client says it is all his fault, okay, you don't have to tell that your husband is terrible, your partner is terrible, your father or mother or your son is terrible. You have to tell me how he is involved, okay, or tell me what is his role in this issue. Okay, don't try to solve the client's problem. Always make the client self-sufficient, okay, and always empathize on the positive, okay. So I am so tired because my baby cries all the time, or I am so tired that my husband cheats me or lies to me all the time, okay. So you don't have, okay, don't say you are lucky to have a healthy baby, okay. You say it takes courage to say how you really feel, okay. Okay, caring for the counselor. Okay, so counselors, because they are exposed to so much of information, so much of emotions from the client, sometimes they also feel weighed down by all these emotions, and which is called a burnout. Okay, if there are chances when the counselor feels burnout, he can feel exhausted. Okay, he can feel very much exhausted. He can have lack of motivation. Okay. Then he can have loss of job satisfaction. He can have resentment inside him that I do not want to do this work, I don't like this work. He can have isolation. He can also get sick. Okay, closing comments is, if you have to tread carefully, respect people's feeling and do not judge them. Listen to what is being said, how it is being expressed, and what is being said aloud. Okay, people will not remember what you say, but they will remember how you make them feel. Empathy, right? You need to understand your own feelings to understand others. To take care of others, you need to look after yourself. If you want to be a good counselor, you really need to take care of your body, your mind, and you have to really practice cope-up mechanisms for yourself. Okay. Next, we talk about the certification part. So this was an online, very small workshop on general effective counseling skills which you can use in wide variety of areas in your life, which you have learned right now. But you are going to become an expert, or you are going to become a person who can actually
use these skills in your life when you practice every day, when you actually play this recording almost maybe it's like every day for a week or maybe 10 days, and then try to implement all different factors from this recording. Only then you will be able to be a good counselor. And suppose this session was completely free for everyone, it is going to be uploaded and particularly you are watching it right now maybe on YouTube or Facebook. So if you want to get certified for this is a completely optional thing. At a very nominal fees, you can get a certificate from Transform Life Academy that you have participated in an effective counseling skills workshop. Okay, so if you want to get the certificate, you can contact this number on WhatsApp, and at a very nominal fees you can get this certificate. So I hope you like this video on counseling skills. If you want other people also to learn counseling skills and use in their everyday day-to-day life, you can share this video to as much as people as you want to share. You can like this video, you can comment on this video, you can ask your questions about this video, you can ask questions regarding some doubts if you have. You can also use the activities which I have given you and write the answers to those and send it to me on my email ID, which I will share, or maybe in the comment section. And please do subscribe the channel and keep watching Life Coach.